जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है काम्या सिंह और आप सभी का लक्ष्य पथ पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चालू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का जो मेरा पूरा बेस है ना, वो है स्पेक्ट्रम के ऊपर बेस। ठीक है, तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चालू करते हैं। मेरा नाम है काम्या सिंह और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, ताकि आपको मेरे लेक्चर की सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहें। और अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल काम्या सिंह ऑफिशियल पे भी जा सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, चालू करते हैं। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है अराइवल ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। तो इसमें हम देखते हैं कि जो पोर्चुगीज हैं उनमें सबसे पहले वास्को डी गामा जो थे वो इंडिया पहली बार आए थे। और इंडिया का, उनको ये भी कहा जाता है कि इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने ही की थी। तो क्या फ्रेंड्स, इससे पहले तक इंडिया की जो ट्रेड है वो किसी यूरोपियन कंट्रीज के साथ नहीं होता था? तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने नए इंडिया की खोज की या नए रूट की खोज की? तो थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, वो जानना ज़रूरी है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्या रीज़न बना कि वास्को डी गामा को एक नया सी रूट खोजना पड़ा। जो ट्रेड चल रहा था उससे इनका काम नहीं चला या पोर्चुगीज़ों का काम नहीं चला। तो ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। तो हुआ क्या था कि 1500 एडी के आसपास यहाँ पे यूरोप में इटली की, ठीक है, ट्रेड में मोनोपोली थी। और वो कैसे थी, किन रीजनों के कारण थी, वो भी जान लेते हैं। तो पहले हम ये रूट जान लेते हैं। ये रूट जानना हमें बहुत ज़रूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि मोनोपोली थी क्यों थी और फिर उसको तोड़ने का रीज़न क्या था। तो जो ईस्ट के साथ यूरोप का ट्रेड हुआ करता था, ईस्ट के साथ, वो यहाँ पर्शियन गल्फ से होते हुए इराक, इराक से यहाँ पे टर्की, टर्की से ये होते हुए इटली जाते थे। ठीक है, यहाँ पे इटली में ट्रेड करते थे। दूसरा रूट था रेड सी से होते हुए इजिप्ट, इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया से होते हुए मेडिटेरियन सी, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे स्वेज कैनाल नहीं बनाई हुई थी। ठीक है, तो ये मेडिटेरियन को क्रॉस करते हुए यहाँ इटली पहुंच जाते थे। तो इटली में सारा, जब कहा जाता है ना, इटली एक सेंटर बन गया था, हर तरीके का हब था। यहाँ पे ट्रेड होके बाहर से जो ट्रेड होता था वो इटली में आता था। इटली में आने के बाद वो सारा यहाँ, अगर किसी को यहाँ ज़रूरत है तो इटली से यहाँ भेजा जाता था, यहाँ ज़रूरत है तो यहाँ भेजा जाता था। मतलब कुल मिला के ये एक ट्रेड सेंटर था। ठीक है, और जब कोई भी ट्रेड मतलब सेंटर हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। तो कोई भी सामान, जैसे किसी को भी कुछ भी चाहिए होता था तो रेट फिक्स करना, उस पर कितना प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, ये इटली में कमाया जाता था। ओके, इटली में कमाया जाता था। तो क्या था कि जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी ना, सारी, पोर्चुगीज हो गए, स्पेन हो गए, ये जितनी कंट्रीज थी ये बहुत ज़्यादा जेलस होने लगी थी इटली से। क्योंकि कुछ भी हो, अगर जब यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होता था तो यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। तो जिसके कारण ना थोड़ी सी जेलस वाली भावना आ गई थी, खासतौर पे पोर्चुगीज और स्पेन वालों को हो गई थी। ये इनके प्रॉफिट में अपनी भी हिस्सेदारी करना चाहते थे, पर उसका ये रास्ता नहीं खोज पा रहे थे कि हम उस पर हिस्सेदारी कैसे करें। तो इन्होंने ये सोचा कि हम ना एक नया रूट खोजते हैं। ये एक होड़ मच गई थी नया रूट खोजने के लिए। तो पोर्चुगीज में सबसे पहले बार्थोलोमो डोमियाज जो थे, ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज, ये एक ऐसा बंदा था जो 1487 में लिस्बन से निकला और ये अटलांटिक सी से होते हुए अफ्रीका के साइड से, तटीय इलाकों से होता हुआ अटलांटिक सी में यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप्स पहुंचे। ठीक है, ये इसके आगे नहीं जा पाए और फिर उसके मतलब इसके आगे इंडिया नहीं पहुंच पाए और यहाँ से ये वापस लिस्बन लौट गए। जब ये लौटे तो इन्होंने ये बोला कि मैं इंडिया तो नहीं जा पाया, पर मैंने इंडिया जाने का रूट जरूर खोज लिया है। ठीक है, इसके जस्ट 10 सालों बाद वास्को डी गामा जी यहाँ से निकले। ठीक है, और वो केप ऑफ गुड होप्स पहुंचे। केप ऑफ गुड होप्स पहुंचने के बाद इन्हें भी थोड़ा सा दिक्कत हुई कि मैं इंडिया कैसे पहुंचूं। तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें एक गुजराती ट्रेडर मिले जिसका नाम था अबट में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 14
1498। ओके, ये पहुंचे 1498। यहाँ से हमारी कहानी चालू होती है। तो अब हम कहानी का पहला चैप्टर देखते हैं। ठीक है, तो वास्को डी गामा जी को हम पहली बार देखते हैं। वास्को डी गामा जी यहाँ पहुंचे, वो पहुंचे हैं कैलिकट मई 1498 में। ठीक है, अपने 3 शिप्स के साथ। किसके साथ पहुंचे? गुजराती पायलट जिसका नाम था अब्दुल माजिद। ओके, ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। अब ये अगर हम देखते हैं कि ये क्या हमें जानना इतना ज़रूरी है, ये हमें याद रखना इतना ज़रूरी है, तो अगर यूपीएससी के बेस पे देखा जाए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है नो डाउट, पर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। पर स्टेट पीसीएस के हिसाब से इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पहुंचे, कब पहुंचे। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंचे? कैलिकट पहुंचे। कब पहुंचे? मई 1498 में पहुंचे। ओके, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर यहाँ पे भाई इनको जो था किंग थे वो हिंदू रूलर थे, तो उनका नाम था भाई जामोरिन। जामोरिन देखा जाए तो उनकी एक उपाधि थी। ठीक है, उनका ये नाम नहीं था, नाम उनका समुथरी था। तो जामोरिन जी थे, इन्होंने वास्को डी गामा जी का फ्रेंडली वेलकम किया। ओके, फ्रेंडली वेलकम किया कि भाई आप आइए, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ से ट्रीट करिए और सारी चीज़ें। एक तो देख भाई पहले के जो राजा महाराजा थे ना, उनको थोड़ा सा ना इस चीज़ का लालच रहा करता था कि जो हमारे यहाँ पे आएंगे वो हमें गिफ्ट देंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे। तो वो इस हिसाब से उन्होंने उनका वेलकम किया था कि आप आइए, हमें अच्छे से गिफ्ट दीजिए और आपको जो ट्रेड करना है आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो ये 3 महीने तक यहाँ पे रहे। उसके बाद ये वापस पोर्चुगीज चले गए। जब ये यहाँ से गए तो इन्होंने क्या किया कि अपने साथ ये कैरी करके लेके गए। क्या लेके गए? स्पाइसेस और ब्लैक पेपर। सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है आई थिंक। तो ये अपने साथ कैरी करके लेके गए और इन्होंने यूरोपियन मार्केट में इसे सेल किया। किसे सेल किया? स्पाइसेस को सेल किया, खास तौर पे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको इन्होंने सेल किया। वहाँ सेल करने के बाद इन्हें ह्यूज प्रॉफिट हुआ, इतनी अधिक मात्रा में इन्हें लाभ हुआ कि एक तरह से कहा जाता है कि जो वास्को डी गामा जी के आने जाने का खर्चा है उसका 60 गुना इन्हें प्रॉफिट हुआ था। अब आप सोच सकते हैं कितनी मात्रा में इन्हें प्रॉफिट हुआ होगा। जब इन्हें इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और इतने कम खर्चे में ये इंडिया पहुंचे, सारी चीज़ें हुई, तो इसे कहा जाता है कि यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री का ना एक नया युग शुरू होता है। क्योंकि भाई वहाँ से ट्रेडिंग बहुत इजी हो गई, लोग पहुँचने लगे, लोग ट्रेड करने लगे और अपना अपना जिसको कहेंगे प्रॉफिट कमाने लगे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ना एक यहाँ से न्यू एरा चालू होता है। जब ये वापस भी गए, इतना प्रॉफिट कमाया, तो वास्को डी गामा जी दोबारा से ना 1501 में वापस आए। इन्होंने 3 साल में उन्होंने जितना कमाया होगा, थोड़ा बहुत खर्च हो गया, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम दोबारा जाके दोबारा कमाते हैं। तो ये 1501 में दोबारा से आ गए। जब ये आए तो उन्होंने क्या किया? आने के बाद इन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री डाली। कहाँ डाली? कैनानौर में डाली। ठीक है, ये आए कहाँ थे? ये आए थे, ये इंडिया का मैप है। ओके, ये केरल है। ये आए कहाँ थे? कैलिकट। ओके, कैलिकट, ये कैलिकट में आए। इन्होंने फैक्ट्री कहाँ डाली? पहली फैक्ट्री डाली, ठीक है, कैनानौर में। ओके, और हमारा कोचीन कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, तो वास्को डी गामा जी जब वापस आए तो उन्होंने एक ट्रेडिंग फैक्ट्री डाली, कैनानौर में। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे कैलिकट, कैनानौर और कोचीन में भी एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर का इन्होंने वही चालू कर दिया। अब हम बात करते हैं पेड्रो एल्वारेज कैब्रल की। ये
बहुत इम्पोर्टेंट तो बंदे नहीं है, पर भाई वास्को डी गामा के बाद ये सेकंड ऐसे पोर्चुगीज थे जो कि इंडिया में आए हुए थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आए भाई, दूसरा ये भी है ना कि वास्को डी गामा जी का इतना प्रॉफिट देख के अब भाई जो बाकी के लोग थे उन्हें भी जेलस होने लगी, तो उन्होंने सोचा भाई हम भी थोड़े से जाए ट्रेड वेड करें। तो ये आए 1500 एडी में, ठीक है। ये आए, इनकी आने के बाद थोड़ी हो गई जामोरिन जी के साथ इनका पंगा हो गया। पंगा होने के बाद इनके लोकल लोग थे उनके साथ इनके कन्फ्लिक्ट होने चालू हो गए। और जामोरिन के साथ एक टाइम ऐसा आया कि इनका युद्ध ही होने वाला था, तो अरब्स बीच में आ गए। जब अरब बीच में आ गए तो इनकी जो पूरी लड़ाई थी ना वो अरब्स के साथ होनी चालू हो गई। और उनके साथ होने के कारण इनके बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए, इनके शिप्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये ठीक है, अपना थोड़ा बहुत इन्होंने ट्रेड किया, ये वापस चले गए। इनकी कहानी बस इतनी ही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, ये हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बंदे। इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कुछ भी हो ये यूपीएससी के हिसाब से भी और स्टेट पीसीएस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1505 में किंग ऑफ पोर्चुगल ने इन्हें गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया था। कितने टर्म्स के लिए? 3 इयर्स के टर्म्स के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया। ओके। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट करी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब आप माने ना माने आपको ये चीज़ रटनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में रटनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी के बारे में हम जान लेते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि इनका भाई कुछ भी हो, इनका जो नेवी में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग थे। पोर्चुगीज जो थे ये नेवी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और जो इंडिया के मुगल्स थे ना, इनको ना इतना ज़्यादा बाहर इनको ट्रेड करना था, और इनका नेवी में बिल्कुल हाथ टाइट था। इनको नेवी में इतना ज़्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने ना जब भाई ट्रेड तो इन्होंने चालू किया, वाटर सी रूट जो है इन्होंने चालू किया, तो ये हमारा हो जाता है इंडियन ओशियन। ओके, ये इंडियन ओशियन है। यहाँ पे ये भाई काम कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक ब्लू वाटर पॉलिसी चालू कर दी। ब्लू वाटर पॉलिसी हम इसी को बोलते हैं भाई, ओशियंस को बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कोई भी आएगा ट्रेड करने के लिए तो वो हमसे परमिशन लेगा, ठीक है। यहाँ से कोई निकलेगा और तो वो हमें टैक्स देगा। तो ये कुल मिला के ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी, क्योंकि भाई इनका अधिकार हो चुका था इसमें, तो इन्होंने ये सोचा कि हमें तो ये देखना है भैया, हमारे हिसाब से सारा चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड बाय सीजिंग एडन, ऑर्मोज एंड मलक्का, ठीक है। तो इन्होंने एडन, ऑर्मोज और मलक्का में मुस्लिम ट्रेड को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे, पर हाँ डिस्ट्रॉय कर दिया था। He was also advised to build the forties at En, एंजाडिवा, कोचीन, कैनानोर एंड किल्वा। सॉरी, ये थोड़ा सा नाम डिफिकल्ट था, मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हुई, सॉरी। तो इनके नाम ही ऐसे हैं। तो ये हुआ, तो यहाँ यहाँ इन्होंने फोर्ट को, किले को बनाने की जो थी वो एक एडवाइस करा इन्होंने। अब हमारे सेकंड बंदे आते हैं, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। अब ये जो थे ये बाद में आए, और कहा जाता है कि एल्मेडा जी की जो जितनी पॉलिसीज थी ना, और पोर्चुगीज को एक पावर देने का काम एल्बुकर्क जी ने किया। ये मतलब अगर देखा जाए तो पोर्चुगीज में बहुत इंपॉर्टेंट बंदे हैं जिन्होंने पावर को एक, जिसको कहेंगे ना, एक पुर्तगालियों को एक बहुत बड़ी ताकत बनाया था इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया, एक्वायर्ड किया। क्या किया, गोवा को। किससे किया, सुल्तान ऑफ बीजापुर 1510 में। ओके, इन्होंने गोवा को अपने हाथ में लिया या कैप्चर किया
बीजापुर सुल्तान से 1510 में। और इन्होंने ये एक ऐसे बंदे हैं जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद इंडियन टेरिटरी में पहली बार कोई प्लेस या कोई जगह कैप्चर करने वाले, ठीक है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद ये यूरोपियन पहले ऐसे बनते हैं जिन्होंने इंडियन टेरिटरी में किसी प्लेस को एक्वायर्ड किया था। ओके, जब इन्होंने गोवा को अपने कब्जे में लिया तो वहां पे इन्होंने सती प्रथा को हटाया, ठीक है, ऑबिलिशन किया, इन्होंने सती प्रथा को वहां से हटाया। फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू कोकोनट की कई वैरायटीज थी इनका, उसका भी प्लांटेशन किया। फिर इन्होंने उसकी जो कोकोनट की रस्सियां होती हैं उसको भी बनाया। तो इन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें की थी जिससे ये इंडिया में काफ़ी चीज़ें लेके आए थे। उसके बाद सेकंड हमारे हो जाते हैं नीनोडा चुन्हा। थोड़े से नाम अजीब हैं, इनको प्रोनाउंसिएशन करने में होती है दिक्कत। तो ये हमारे सेकंड बंदे हैं जो कि अल्बुकर्क के बाद आए थे। ही केम टू इंडिया इन नवंबर 1529। 1529 में ये इंडिया आए। ओके, इन्होंने क्या किया था कि जो हेडक्वार्टर था इसे शिफ्ट किया। कहाँ से किया? कोचीन में पहला हेडक्वार्टर माना जाता था, उसे चेंज किया गोवा। ओके, तो इंडियन मतलब जो पोर्चुगीज गवर्नमेंट था इंडिया में, इसका हेडक्वार्टर कोचीन था, इन्होंने उसे गोवा में शिफ्ट किया। रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह को इन्होंने अपने शिप पे इनवाइट किया और उसके बाद इन्होंने उनकी हत्या कर दी 1537 में। भाई इन्हें ऐसे करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसके साथ भी थोड़ा सा है, मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि हुआ क्या था कि गुजरात के जो किंग थे बहादुर शाह, इनके ऊपर मुगल शासक जो हुमायूं थे ये अटैक करने के लिए पहुंचे। जब ये अटैक करने के लिए पहुंचे तो इन्होंने पोर्चुगीज के जो किंग है नीनो दा चुना, इनसे हेल्प मांगी। हेल्प मांगने के लिए इन्होंने बोला कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको बेसिन आइलैंड आपको दे दूंगा, वहाँ का जो सारा ट्रेड है वो आप देखेंगे, उसकी जितना रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स और रेवेन्यू मिलेगा वो आपका होगा, उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए ये इन्होंने ये एग्री कर गए कि हाँ ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे। तो फिर हुमायूं जब अटैक करने के लिए पहुंचे तो उनको ये लगा कि छोड़ो मुझे नहीं अटैक करना है, वो वापस चले गए। जब वापस चले गए तो बहादुर शाह ने जो ट्रीटी की थी ना इनके साथ कि हाँ हम आपको बेसिन आइलैंड दे देंगे, इन्होंने वो देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब आपने हमारी मदद ही नहीं की तो हम आपको क्यों दें। फाइनली ये एक इन्होंने कैंसिल कर दिया बहादुर शाह जी ने। तो इनको खुंदक आ गई कि भाई ऐसे कैसे आपने कर दिया। और ये थोड़े से ना बहुत कट्टर प्रकृति वाले ये लोग थे, पोर्चुगीज जो थे बहुत कट्टर प्रकृति वाले थे। तो इन्होंने भाई फाइनली इनको अपने शिप पे बुलाया, ये आए और उन्होंने इनका गला काट दिया, बात खत्म हो गई। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो दा चूना ऑल्सो अटेम्प्ट टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल बाय सेटलिंग मैनी Portuguese national there with Hooghly as their headquarters। तो इसमें ये था कि ये भाई बंगाल में भी अपने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करना चाहते थे। इन्होंने पोर्चुगीज को वहाँ पे रहने के लिए बोला ताकि थोड़ा सा ये उसके लिए फैमिलियर भी हो सके। फिर हम देखते हैं कि पोर्चुगीज का राइज एंड फॉल्स। ओके, तो हुआ क्या था कि ये तो हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको जल्दी कंप्लीट करना चाहती हूँ। 1498 में जो वास्को डी गामा थे ये कैलिकट आए और इनका ग्रैंड रिसेप्शन किया वहाँ के लोकल किंग जामोरिन ने। 1503 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट एट कोचीन, मतलब जब फर्स्ट पोर्चुगीज फोर्ट था, ठीक है,
वो कोचिन में स्टैब्लिश्ड हुआ 1503 में। 1505 में सेकेंड पोर्चुगीज फोर्ट जो था वो कैनानौर में स्टैब्लिश्ड हुआ। 1509 में इन्होंने डिफीट किया एक पोर्चुगीज ने डिफीट किया, अल्मेडा जी थे। गुजरात, इजिप्ट और जामोरिन, ये तीनों का एक संघ बना हुआ था जिसको इन्होंने हराया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जी ने। 1510 अल्फांसो एल्बुकर्क पोर्चुगीज गवर्नर जो थे, जिन्होंने कैप्चर किया था गोवा को बीजापुर से, ठीक है, बीजापुर के राजा से इन्होंने गोवा को कैप्चर किया था। 1530 डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज द पोर्चुगीज कैपिटल। 1535 सब्जुगेशन ऑफ ड्यू, मतलब जो ड्यू था इसका इन्होंने पूरी तरीके से दमन कर दिया था, मतलब बर्बाद कर दिया था एक तरह से देखे तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस जो आने वाली हैं वो मिलती रहें, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।